क्या ये ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर का सबसे खराब समय है? दूसरी पार्टी से आए ऋतव्रत ने कैसे ढाया ममता का किला और क्या इससे उबर पाएगी टीएमसी? नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और जानेंगे इन सवालों के जवाब न्यूज एंड एनालिसिस के इस एपिसोड में। इससे पहले बात बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली के मालवीय नगर में हुई लापरवाही की आग में जली जिंदगियों की करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई है। ऑल्दो लोकल्स क्लेम कि एक्सीडेंट में अब तक 10 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिनका अब ट्रीटमेंट चल रहा है। ये एक्सीडेंट आज सुबह अराउंड 3 o'clock हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी थी और इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ये आग बहुत तेजी से फैलने लगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लोकल लोगों ने आरोप लगाया है कि एक्सीडेंट के वक्त हॉस्पिटल का स्टाफ वहां से गायब था। पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स खुद ही उन्हें रेस्क्यू करते हुए नजर आए हैं। एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस आग को कंट्रोल करने में करीब 2 घंटे का वक्त लिया। आईसीयू बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में कुछ परेशानियां भी आई। फायर फाइटर्स ने आईसीयू और हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में फंसे हुए पेशेंट्स को खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर बाहर निकाला। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्सीडेंट को लेकर दुख जाहिर किया है। अलॉन्ग विद दैट सीएम ने मरने वालों की फैमिलीज को 4 लाख रुपीस के कॉम्पनसेशन देने की अनाउंसमेंट भी की है। मीनवाइल पेशेंट्स के घर वालों और लोकल्स ने प्रसाद हॉस्पिटल में हंगामा किया। उनका आरोप है कि आईसीयू में एडमिट कई पेशेंट्स गायब हैं। फैमिलीज अपने पेशेंट्स की डिटेल मांग रही हैं, तो वहीं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा पेशेंट्स की फैमिलीज और ऑनलोकर्स ने कुछ आरोप और लगाए हैं। पहला आरोप, हॉस्पिटल में या तो फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था और अगर था तो वो फेल हो गया। आग लगने पर ना तो कोई अलार्म बजा और ना ही पानी की बौछार गिरी। दूसरा आरोप, आग बढ़ती देख हॉस्पिटल स्टाफ सीरियस पेशेंट्स को आईसीयू में छोड़कर भाग गया। जब आग लगी तो कई डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज और सिक्योरिटी स्टाफ मौके पर थे, लेकिन वो सभी वहां से भाग निकले। तीसरा आरोप, आईसीयू यानी कि जहां पर आग लगी वो 5th फ्लोर पर था, लेकिन वहां पर सीढ़ियों का रास्ता, जो कि इमरजेंसी रास्ता था, वो बंद था। ऐसे में लोग वहां से बचकर भाग नहीं सके और इसी की वजह से दम घुटने से वहां पर कई मौतें हो गई। और चौथा आरोप, हॉस्पिटल में कई सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया था। यहाँ पर कैपेसिटी से ज्यादा बेड्स थे, वेंटिलेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं था और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सभी लापरवाहियों की तरफ आंखें मूंदी हुई थी। अभी कल ही दिल्ली के मालवीय नगर में एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ। सुबह का समय, आग, बाहर निकलने का रास्ता बंद, लोगों की मौत, रोती बिलखती फैमिलीज, मुनाफे के लिए ताक पर रखे सभी सेफ्टी पैरामीटर्स और केयरलेसनेस, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की। बस लोकेशन अलग है, कल होटल था, आज हॉस्पिटल है। एंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस, मालवीय नगर में भी आग का रीजन शॉर्ट सर्किट ही रहा। मालवीय नगर में लगी आग लगी जरूर शॉर्ट सर्किट से थी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन ही है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, मालवीय नगर में होटल चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं ली गई और ना ही एनओसी के लिए अप्लाई किया गया। होटल में कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, यहाँ पर आग सुबह 8:51 पर लगी थी। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मिनटों में पहुंच गई, लेकिन होटल के कॉम्प्लिकेटेड, अनप्लान्ड और अनअप्रूव्ड डिजाइन की वजह से 11 बजे तक लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा था। दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अभिषेक मलिक ने बताया, बिल्डिंग को इस तरह बनाया गया था कि यहां पर ठहरे लोगों के लिए निकलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। विंडोज को परमानेंटली सील कर दिया गया था और वेंटिलेशन का कोई स्कोप नहीं था। ऐसी बिल्डिंग शाफ्ट की तरह काम करती है। आग लगने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही बिल्डिंग में गर्मी और धुआं भर जाता है और लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस होटल को बीएनबी यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंडर लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इस स्कीम के तहत भी यहाँ पर सिर्फ 8 रूम ही बनाए जा सकते थे, जबकि यहाँ पर 25 कमरे चलाए जा रहे थे। सबसे पहले बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम समझिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम दिल्ली में टूरिस्ट के ठहरने के लायक ज्यादा से ज्यादा रूम्स अवेलेबल हो, इसके लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम लाई गई थी। बीएनबी स्कीम के अंडर सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को रजिस्टर किया जा सकता है जहां पर ओनर खुद भी रहते हों। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि अतुल्य भारत डाइनिंग एंड बेडरूम एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन 2007 के अंडर ऐसी प्रॉपर्टीज को होटल, गेस्ट हाउस या फिर हॉस्टल या फिर कमर्शियल लॉजिंग इंस्टीट्यूट की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। ऑल्दो दिल्ली के हौजरानी में जहां पर फ्लरिश तेज नाम की ये प्रॉपर्टी है,
ऐसे कई और होटल हैं जो कि BNB स्कीम के तहत हुए रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ ईयर 2023, दिल्ली में ऐसे 432 घर हैं जो BNB की तरह रजिस्टर्ड हैं और इनमें 2200 से ज्यादा कमरे हैं। लास्ट वीक ही दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई ड्राफ्ट BNB पॉलिसी बनाई थी, अकॉर्डिंग टू विच 8 रूम्स एंड 16 बेड वाली प्रॉपर्टीज को भी B&B की तरह रजिस्टर किया जा सकता है। इसके तहत CCTV कैमरा, पुलिस वेरिफिकेशन और सेफ्टी रूल्स को मानना जरूरी है। दिल्ली फायर सर्विस के फॉर्मर हेड अतुल गर्ग ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा है कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसने बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लिया। ये 6 कमरों के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर 25 कमरे बना दिए गए। बिल्डिंग में इलीगली होटल चलाया जा रहा था, नीचे बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था और इस बिल्डिंग में हर सेफ्टी रूल का वॉल्यूशन हो रहा था। अतुल गर्ग आगे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, आग लगी तो वो बंद हो गया। लोग नीचे उतरे और जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। एक ही स्टेयरकेस था, क्योंकि अगर ये होटल की तरह अप्रूव होता तो इसमें स्टेयरकेस होते। यही नहीं, ना वहां पर पानी का टैंक था, ना सीढ़ी थी और ना ही फायर फाइटिंग की कोई और अरेंजमेंट। सभी फैक्ट्स बता रहे हैं कि मुनाफे के लिए कई लोगों की जिंदगी को होटल मालिक ने दांव पर लगा दिया, लेकिन हैरान मत होना अगर इस पूरे कांड में मालिक बच निकले। 2022 में साकेत के रहने वाले लवकेश बजाज ने इस बिल्डिंग को खरीदा था। इसके पहले ये बिल्डिंग 3 मंजिला थी और यहाँ पर गारमेंट का बिजनेस चलता था। इसे खरीदने के बाद बजाज ने फॉरेन पेशेंट्स और मेडिकल टूरिस्ट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बेड एंड ब्रेकफास्ट में बदल दिया। लेकिन लाइसेंस बजाज ने अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने अकाउंटेंट जय मिश्रा के नाम पर लिया। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हुए ऐसा दिखाया गया कि ये बिल्डिंग जय मिश्रा यानी कि अकाउंटेंट के नाम पर ही है। अब मैक्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स की बढ़ती तादाद को देखते हुए बजाज ने 3 फ्लोर्स को 6 फ्लोर्स में बदला और 6 रूम्स की परमिशन पर 25 रूम्स का होटल यहां से चलाया जाने लगा। प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन के मालिक लवकेश बजाज को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस अब अकाउंटेंट जय मिश्रा को ढूंढने में लगी हुई है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जय ही आखिर में आरोपी निकल जाए। 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC से निकाले गए बागी MLA ऋतव्रत बनर्जी वेस्ट बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं। स्पीकर रथिंद्र बसु ने बागी MLAs की ओर से दिए गए लेटर ऑफ सपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए LOP के लिए अलॉटेड रूम की चाबी ऋतव्रत को दे दी है। ऑन द अदर हैंड, वेस्ट बंगाल में लगातार 15 साल तक पावर में रहने वाली ममता बनर्जी के लिए ये उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे खराब समय माना जा रहा है। विधानसभा इलेक्शंस में TMC की हार तो हुई ही, ममता बनर्जी भी अपनी भवानीपुर सीट से हार गई। इसके बाद पार्टी में बगावत के सुर साफ तौर पर सुने जाने लगे। लास्ट वीक ममता के भतीजे और उनके बाद पार्टी के सबसे बड़े लीडर माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ। इसके बाद माना जाने लगा कि पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट भी कमजोर पड़ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC भी टूटती नजर आ रही है। TMC के 80 में से 58 बागी MLAs ने कल ममता बनर्जी की जगह ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया और स्पीकर ने इस क्लेम को एक्सेप्ट भी कर लिया। माना जा रहा है कि बगावत का ये सिलसिला 22 मई को दिल्ली के बंग भवन में TMC MLA ऋतव्रत बनर्जी और CM शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग से शुरू हुआ। TMC के अंदर चल रही प्रॉब्लम्स के बीच ममता के करीबी माने जाने वाले कई लीडर्स कल CM शुभेंदु अधिकारी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग में शामिल हुए। इनमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, नैना बंदोपाध्याय और अशोक देव शामिल थे। इससे पार्टी के अंदर चल रही कलह भी साफ उजागर हो रही है। बंगाल में चल रही इस पूरी उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी की बनाई हुई पार्टी में ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की नहीं चल रही। 15 साल पार्टी को पावर में रखने वाली ममता की पार्टी शायद एक हार के लिए रेडी नहीं थी। ममता के पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें तो 1970s में एक यूथ लीडर की तरह कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी पॉलिटिक्स में आई। 1984 में जाधवपुर लोकसभा सीट पर कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चटर्जी को हराकर ममता ने सभी को चौंका दिया। 1991 में उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया। ऑल्दो ममता ज्यादा दिन तक कांग्रेस के साथ नहीं रही। जनवरी 1998 में ममता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनका कहना था कि कांग्रेस लीडरशिप बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुलकर सामने नहीं आ रही और इसी से ममता नाराज थी। इसके बाद उन्होंने TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस बनाई। तृणमूल का मतलब जमीन से जुड़ा होता है। ममता ने इसे आम लोगों और कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में पेश किया। 1998 में ही पार्टी को इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्निशन मिला। घास फूल पार्टी का इलेक्शन सिंबल बना। 1998 में TMC ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा
और 1999 में पार्टी ने एनडीए के साथ पहला अलायंस किया और इसी के बाद ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेलवे मिनिस्टर बनी। साल 2001 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और फिर 2011 में पार्टी को बंगाल में हिस्टोरिक जीत मिली और 34 साल पुरानी लेफ्ट को सत्ता से बाहर फेंक दिया गया। ममता पहली बार स्टेट की सीएम बनी और इसके बाद 2016 से 2021 में भी टीएमसी जीती और ममता सीएम बनी। ममता के पॉलिटिकल करियर में पहले भी प्रॉब्लम्स आई और हर प्रॉब्लम के लिए ममता ही सॉल्यूशन रही, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन उनके लिए सबसे खराब मानी जा रही है। करीब 28 साल पहले तृणमूल कांग्रेस के बनने के बाद से पार्टी के सभी डिसीजंस ममता ही लेती रही, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी दूसरी पार्टी यानी कि सीपीएम से आने वाले एक नेता ने पार्टी से निकाले जाने के बाद उसके 2/3 एमएलएस को अपनी तरफ कर लिया। ये नेता ऑब्वियसली रितब्रत बनर्जी हैं। उन्होंने लास्ट मंथ विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद पब्लिकली एडवाइजरी बॉडी आईपैक और पार्टी के टॉप लीडरशिप एंड स्पेशली जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया। इस तरह रितब्रत ने विद इन अ मंथ टीएमसी को 2 फाड़ की हालत में पहुंचा दिया। एक्टर प्रकाश राज ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए 6 जून को दिल्ली आने की कोशिश करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अनाउंस किया है कि वो 6 जून को भारत आएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर पीसफुली प्रोटेस्ट करके एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निल्हानी का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया है। पहलाज निल्हानी पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिल्म प्रोड्यूसर, वो सेंसर बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। निलानी ने आग ही आग, इल्जाम, शोला और शबनम आंखें जैसी सुपरहिट फिल्में बनाकर एक प्रोड्यूसर के तौर पर पहचान बनाई थी। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे सांता क्रूज हिंदू शमशान घाट पर किया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, सूर्य कुमार यादव अब इंडियन क्रिकेट की T20 टीम की कैप्टनसी नहीं करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, माना यह जा रहा है कि T20 टीम में उन्हें अब जगह भी नहीं मिलेगी। लंबे समय से उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा किया जा रहा है। इंडियन टीम इस मंथ आयरलैंड में 2 T20 मैच खेलेगी। इसके बाद इंग्लैंड में 5 T20 मैचेस भी होंगे और इसी साल 8 मार्च को अहमदाबाद में सूर्य कुमार की कप्तानी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो इन्हीं खबरों के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संगबाद। बाय बाय।